Students, this is your biology period. Open your books. Chapter number 2, Solving a Biological Problem. Page number 26. हम मलेरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे. How to spread malaria. थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं. हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले उस बाग का नाम देखा जिससे मलेरिया को काफ़ी साल पहले ट्रीट किया जाता था. फिर हमने साइंटिस्ट लेवरान की ऑब्जर्वेशंस देखी. उसने प्लाज्मोडियम के बारे में बताया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है. फिर हमने उसकी हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स देखे. नेक्स्ट फिर हम लोगों ने AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस देखी और उसकी हाइपोथेसिस देखी कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हमने रोनाल्ड रॉस के एक्सपेरिमेंट्स देखे और अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज नंबर 26 पे. In the end, the hypothesis was tested by direct experimentation on human beings. In 1898, Italian biologists allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy man. अब उन्होंने क्या कहा है कि बाद में यही जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यही हाइपोथेसिस ह्यूमन बींग्स के साथ टेस्ट की गई और एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एनोफिलस मॉस्किटो को बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को. यानी कि एक एनोफिलस मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया और कुछ दिन तक कुछ अरसे के बाद उसी मॉस्किटो को बाइट करवाया गया हेल्दी पर्सन को. और बाद में क्या हुआ? It was allowed to bite a healthy man. The person later became ill with malaria. और वो जो healthy person था उसको भी मलेरिया हो गया. In this way it was confirmed that mosquito transmit plasmodium and spread malaria. बाद में ये बात कंफर्म हो गई कि मलेरिया मॉस्किटो जो है वो मलेरिया को स्प्रेड करता है और प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करने के बाद, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक मलेरिया से बीमार स्पैरो है और एक हेल्दी स्पैरो है. ठीक है. क्यूलेस मॉस्किटो ने इसको जब बाइट किया तो जो हेल्दी स्पैरो को बाइट किया क्यूलेस मॉस्किटो ने, इसी मॉस्किटो ने पहले इल मलेरिया वाली जो स्पैरो है इसको भी बाइट किया हुआ था. तो जो हेल्दी स्पैरो है वो भी बाद में इल हो गई. ओके. इसी तरह ये ह्यूमन का नज़र आ रहा है आपको. एक मलेरियल मैन है और एक हेल्दी मैन है और यहाँ पे भी मलेरियल मैन है. पहले मॉस्किटो ने मलेरियल मैन को किल किया, मलेरियल मैन को बाइट किया. बाद में इसी मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम शिफ्ट हो गया इसके ब्लड से, हेल्दी मैन के मलेरियल मैन के ब्लड से मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम शिफ्ट हो गया. बाद में इसी मॉस्किटो ने जब हेल्दी मैन को बाइट किया तो हेल्दी मैन के अंदर भी वही प्लाज्मोडियम शिफ्ट हो गया. जी, तो इसी तरह फिर ये बात साबित हो गई कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने का कॉज है और फैलाता भी मलेरिया ही है. मॉस्किटो जो है वो इसको फैलाता है प्लाज्मोडियम को. ओके जी. नेक्स्ट देखें, ये ब्लू बॉक्स को हम रीड करते हैं. वेयर फीमेल मॉस्किटो pierces the skin with her mouth parts, she injects a small amount of saliva into the wound before drawing blood. The saliva prevent the blood from clotting in her food canal. उन्होंने ये कहा है कि फ़ीमेल मॉस्किटो जब अपने माउथ पार्ट से किसी की स्किन में
अपने डंक को चुबाने लगती है तो शी इंजेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लाइवा, तो वो सबसे पहले क्या करती है, ब्लड को विदड्रॉ करने से पहले, ब्लड को सक करने से पहले वो अपना थोड़ा सा स्लाइवा उसके अंदर डालती है, ठीक है। और जो स्लाइवा है वो प्रिवेंट करता है उसके ब्लड को क्लॉटिंग करने से, ठीक है। तो ये उसका इसमें फ़ायदा होता है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं या जिसको भी वो बाइट कर रही है उसका नुकसान हो जाता है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम शिफ्ट हो जाता है अगर, तो वो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम है तो वो उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लू बॉक्स देखते हैं। द वेल दैट अपीयर आफ्टर द मॉस्किटो लीव्स इज़ नॉट अ रिएक्शन टू द वाउंड बट एन एलर्जिक रिएक्शन टू द स्लाइवा। In most cases, the itching sensation and swelling subside with several hours. अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि जो आपको फ़ील होता है स्वेलिंग या आपको दाना सा फ़ील होता है मॉस्किटो की बाइट करने के बाद, तो वो कोई यानी कि वो कोई ज़ख़म का निशान नहीं होता, कुछ और नहीं होता, वो बल्कि मॉस्किटो का जो सलाइवा होता है उसकी वो एलर्जी एक किस्म की हो जाती है जिसकी वजह से वो दाना वहाँ पे बन जाता है और वो जगह वहाँ पे स्वेल हो जाती है या आपको इचिंग जो है वो ख़ारिश फील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो व्हाट शुड द कंट्रोल ग्रुप ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल ग्रुप क्या होना चाहिए, या तो हेल्दी पर्सन का ब्लड या तो मलेरियल पेशेंट का ब्लड। तो इसका कंट्रोल ग्रुप आप लोगों ने जैसे पढ़ा कि यानी कि हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जाहिर है कि हम हेल्दी पर्सन के ब्लड को जो है वो क्योर करके उसको सेव करके कि जो मतलब, तो इस तरह से हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो होगा ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सनस। जी, तो बच्चों नेक्स्ट हम थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल देखेंगे। जब ये बार बार हाइपोथेसिस को रिपीट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो चीज़ अब हमारे सामने आती है एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट में, उसे कहते हैं हम थ्योरी। अब इसकी डेफिनेशन आप हाईलाइट कर लें। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड will not reject it, okay, never rejected are called theories. अब उन्होंने क्या कहा है कि थियरीज़ क्या होती हैं, अगर एक हाइपोथेसिस को बहुत सारे टेस्ट करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक हाइपोथेसिस सामने आए और वो ऐसी हाइपोथेसिस जिसको टेस्ट किया गया हो और रिजेक्ट वो ना की गई हो, तो वो थ्योरी बन जाती है। A theory is supported by a great deal of evidence, और ये इस अपने साथ बहुत सारे एविडेंस ज़रूर रखती है, ऐसे ही नहीं बन जाती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए बच्चों पेज नंबर 27 पे। लॉ की डेफिनेशन है। अब जब एक चीज़ थ्योरी बन गई है तो इसके ऊपर और लोगों की सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो इसको चैलेंज समझ के और इसके ऊपर और ज़्यादा टेस्ट वगैरह करते हैं, तो फिर ताकि वो एक लॉ बन सके। तो लॉ और प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच ए डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। अगर एक थ्योरी जो है उसके मतलब वो कंटिन्यू रहे और उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स जो भी किए जाएं वो उसको सपोर्ट करें, उसकी एविडेंस को सपोर्ट करें, यानी कि उसको सही साबित करें, तो वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। यानी कि वो एक कंफर्म चीज़ बन गई है। अब उसको जो है वो कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल्स आप देखें, जैसे हार्डी वेनबर्ग ये आपने पढ़नी है, और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी आप 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे। ये लॉज बन चुके हैं, ठीक है जी। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये डायग्राम के अंदर उन्होंने आपको सारा डिटेल में बताया हुआ है, ऑब्जर्वेशन से लेके और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में लास्ट तक सारा कुछ बताया हुआ है। इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा और आप अपना लेसन उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि बर्डनाइज ना हो जब आप स्कूल आएँ और आपके टेस्ट वगैरह हों। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।